तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th के लिए। और इसी चैप्टर में हम देखेंगे काफी सारी चीजों को, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ये कैसे इंड्यूस होता है, कितने तरीके से इंड्यूस हो सकता है, जो हमारे फेराडे के एक्सपेरिमेंट है उनका एक्सप्लेनेशन क्या था, क्या टाइम रेट चेंज होने से ईएमएफ पर फर्क पड़ता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी चेंज हो रहा है वो टाइम रेट चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उन सभी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो भाई फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे बच्चे, और देख लेते हैं टॉपिक को। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो सिंपल सी अगर वर्ड में समझें इसको तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वो फिनोमेना है इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ को जनरेट करने का, जिसमें हम करते क्या है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। और अगर जो सर्किट आपका है वो सर्किट क्लोज सर्किट है तो उसमें जो करंट फ्लो हो जाता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, दिस इज द फिनोमेना, दिस इज द फिनोमेना दिस इज द फिनोमेना of generating electric current or EMF by changing the external magnetic field। ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ में आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है या ईएमएफ जो जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। द ईएमएफ सो जनरेटेड, द ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट so generated is called induced EMF या फिर इलेक्ट्रिक करंट, या सीधा सीधा आप इंड्यूस्ड करंट भी उसको बोल देते हैं। तो ये बात आ जाती है आपकी किसके लिए, इंड्यूस्ड या सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, जिसमें आपका करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। अब यहां पर हम इसको और अच्छे से अगर समझना चाहें तो हम बात कर सकते हैं यहां पर जो हमने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से, लेकिन ओरिएंटेशन में चेंज होने की वजह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल है। जो समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो आपने जैसा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एरिया को, कोई भी आपके पास एरिया वेक्टर है, उसको कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन, वहां पर जो फील्ड लाइन थी आपकी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की बात थी, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया को क्रॉस करती हैं उस समय क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता था। यहां पर हमारी बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो किसी भी सरफेस की आप बात करेंगे वहां से कितनी नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस करके गई, वहीं पर हमें क्या मिलता है, उसी टर्म से मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलता है। तो भाई हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, शो किससे करते हैं इसको, फाई से। अब यहां पर कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, आपको फाई बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि फाई ई से हम शो करते थे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसको, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बी थ्रू एनी सरफेस, through any surface through any surface area
अब यहां पर क्योंकि आपको मालूम है सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब उसके पास एक पर्टिकुलर क्या आ जाती है, डायरेक्शन दे देते हैं, तो वो क्या बनता है, एरिया वेक्टर। तो यहां भी हम क्या बोलेंगे, एरिया जो आपका है वो क्या है, एरिया वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर यहां पर भी हम क्या करेंगे, लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो थ्रू एनी सरफेस एरिया हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी क्या, इस पर डायरेक्शन होती है, तो ये भी क्या होगा आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे भी हम किससे शो करेंगे, बी वेक्टर से करेंगे। ठीक है, बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मीजर कैसे करेंगे, इज मीजर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। तो उस एरिया को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करके चली गई, वहां से हमें क्या मिलता है, वहां से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता चलता है। अब यहां पर हम सिंपल में या सिंपल टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं कि फाइव पी हमारा फ्लक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन की बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। हमने मान लिया ये हमारा कोई सरफेस एरिया था, इसके पास ये डायरेक्शन एन कैप है, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, इसको क्रॉस कर रही हैं, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो यहां पर आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया, तो यहां से डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करेंगे तो हमारा क्या आता है, सबको मालूम होना चाहिए कि यहां पर हमारा फिर क्या आता है, कॉस आ जाता है। डॉट है तो क्या आएगा, कॉस आएगा, और अगर क्रॉस होगा, ठीक है सॉरी, डॉट, हाँ डॉट होगा तो कॉस आएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आपका क्या आएगा, सबको मालूम होना चाहिए, साइन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बनता है, फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर आप मिनिमम और मैक्सिमम की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 डिग्री आपका क्या होता है, 1 होता है। तो इस केस में फाइव बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, बी ए मिल जाएगी। लेकिन अगर थीटा आपको दे रखा हो 90 डिग्री, यानी कि ये परपेंडिकुलर आए, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन एन कैप है इसके क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, तो इस केस में अगर देखें तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगी चीज है ना आपको। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट के बारे में। तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपकी होती है वेबर। डब्ल्यू बी से हम शो करते हैं, वेबर क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट होती है। याद रखना इस चीज को, और यहां से आप कैलकुलेशन भी अपनी लगा सकते हो इनके बेस पर ही। यानी कि अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालना चाहूं तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किससे मिलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट क्या हो जाएगा आपका, एरिया लग जाता है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स तक। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं आगे। तो भाई यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि करंट प्रोडक्शन या ईएमएफ प्रोडक्शन की जो एक्सपेरिमेंट थे वो दो लोगों ने किए थे, फेराडे और हेनरी ने। तो उनके एक्सपेरिमेंट किस तरीके से थे उन्हें देख लेते हैं। तो फेराडे एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। तीन एक्सपेरिमेंट थे, जिनमें से पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया था, एक कॉइल को लिया और उस कॉइल से क्या किया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पर क्या लिया, एक मैग्नेट को लिया, ये उसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, यानी कि एक बार मैग्नेट को लिया। अब क्या कराया, इसको मूव करना स्टार्ट कराया। तो यहां से जो फील्ड लाइन होंगी वो क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी इसको।
ठीक है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ से निकलेंगी, ठीक है, साउथ से एंटर करती हैं और नॉर्थ से क्या होती है? निकलती हैं। तो इस केस में क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसमें क्या आती है? चेंजिंग आती है, उसमें चेंजेस आते हैं। और उसमें चेंजेस आने की वजह से क्या होता है कि इसमें डिफ्लेक्शन आता है। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो आपका है वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है, या सीधा सा बोलूं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। यह पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें बार मैग्नेट को मूव करने की वजह से इन्होंने क्या शो किया था कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है। यह पहला इनका एक्सपेरिमेंट था। तो ये तीन में से है ना, टोटल कितने बताए मैंने आपको? तीन बताए। उन तीन में से पहले एक्सपेरिमेंट की बात है। दूसरे एक्सपेरिमेंट की अगर बात करूं तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? दो कॉइल ली थी, दो कॉइल ली हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। दूसरे कॉइल में क्या है? दूसरे कॉइल में आपकी बैटरी लगी हुई है और ये आपकी की है। की को जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा? ये सॉलिनॉइड की तरफ वेव करेगा और इसमें से भी क्या होंगी? जो फील्ड लाइंस हैं वो निकलेंगी, ठीक है। ये फील्ड लाइन जा रही है आपकी। अब इस फील्ड लाइन, क्योंकि आपकी सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड भी क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इसको भी जब मूव कराओगे, जब इसमें भी क्या होगा? मोशन होगा। ध्यान रख लेना, पहले वाले केस में भी क्या था? रिलेटिव मोशन था। रिलेटिव मोशन का मतलब दोनों में से कोई एक चीज क्या होनी चाहिए? मोशन में होनी चाहिए। यहां भी क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन की वजह से क्या हो रहा है? यहां भी इसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। करंट इंड्यूस हो रहा है। तो दोनों केस में क्या देखा कि जब रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन की वजह से क्या आएगा? उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कोई भी मूवमेंट यानी कि रिलेटिव मोशन के बारे में बात नहीं की, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, यहां पर दूसरी कॉइल है, बैटरी लगी हुई है, ये की है, ठीक है। अब इसमें क्या था? इसमें रिलेटिव मोशन नहीं था, मैं लिख दे रहा हूं, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। तो इस वाले केस में क्या हुआ? करंट को क्या कर रहे हैं? स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। की को क्या कर रहे हैं? की को स्विच ऑन करते हैं और उसके बाद की को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पहले राइज होता है, फिर लॉस होता है, यानी कि घट जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है? बढ़ेगी और कम हो जाएगी। तो घटना और बढ़ना, इसकी वजह से भी क्या होता है? इसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहां भी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। तो तीन तरीके से बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तीन तरीके से पॉसिबल है। एक जिसमें मैग्नेट ले लो आप, बार मैग्नेट। दूसरा केस जिसमें एक करंट कैरिंग कॉइल ले लो। और तीसरा केस, करंट कैरिंग कॉइल तो ली है लेकिन यहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बस क्या होगा? सिंपली आपको करंट को ऑन करना है और फिर आपको क्या करना है? ऑफ करना है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यू जब तक करते रहोगे तब तक इसमें क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे आप बंद कर दोगे डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाएगा। और पहले दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब तक रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज जब तक मूव कर रही होगी तब तक तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही आपने रिलेटिव मोशन खत्म कर दिया, यानी दोनों के दोनों रेस्ट में आ गए, तो उस केस में वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना बंद हो जाएगा। या सीधे शब्दों में बोलें तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। वो कब तक इंड्यूस होगा? जब तक उन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहां से इन्हीं एक्सपेरिमेंट से हम ये पूछ सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो भी है उसका कॉज क्या होता है? तो इंड्यूस ईएमएफ का कॉज होता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है कॉइल के साथ में वो चेंज होगा, तब तक उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, या ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू EMF induced due to change in magnetic flux
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड विद द कॉइल। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा तब तक इंड्यूस होगा क्या, ईएमएफ। और अगर क्लोज सर्किट है उसमें क्या दौड़ जाएगा, उसमें दौड़ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इन चीजों को याद रख लेना। अब जरा बात कर लेते हैं आपके लॉ के बारे में, जो फैराडे का लॉ है। ठीक है, फैराडेज लॉ। तो यहां पर लॉ की बात करें तो हमें टोटल मिलाकर के दो लॉ दिए गए। उन दो लॉ में हमसे क्या बोला, पहला लॉ हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट, तो फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि जब भी वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, जब तब आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी आपके सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो चेंज होगा, तब तक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा सर्किट में। और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो तब तक ही इंड्यूस होगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं कि वेन एवर द amount of magnetic flux linked with the coil, changes, an EMF is induced। ठीक है, तब तक क्या होगा, ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस होता रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यानी कि दूसरी चीज क्या, दूसरा लॉ सीधा बोले हम, सेकंड लॉ। अब भाई सेकंड लॉ को थोड़ा ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसी के बेस पर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो हमारी होती है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम रेट जो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ, अगले पेज पे लिखते हैं इसको, सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil is directly proportional to the time rate change in मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो टाइम रेट चेंज है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे शो करेंगे भाई इसको, जो रेट चेंज है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का उसे हम शो कैसे करेंगे। मान लिया फाइनली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा φ2 है, इनिशियल हमारा φ1 है, पर यूनिट क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। तो भाई यहां पर हम अगर फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो ईएमएफ क्या था हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, हमारा सीधा सीधा क्या आ गया कि ई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसके। ठीक है, तो यहां से ये बात याद रख लेना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि जब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के, साथ में क्या आपके पास φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ठीक है, तो यहां से के की जो वैल्यू होती है वो सभी सिस्टम में 1 होती है। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। लेकिन अगर यहां पर बात करें कि जो आपका टाइम चेंज है, यानी कि जो फ्लक्स है वो बहुत छोटा है, जो फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, तो हम यहां बोल सकते हैं इफ डी फाई इज स्मॉल चेंज, is a small change in magnetic flux in a small time
इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी आ जाएगा। अब डी फाई अपॉन डी टी आ गया, लेकिन यहां पर हमें यह मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ईएमएफ के होता है। लेकिन जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो इस तरीके से होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी टाइम रेट चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है। तो उसको अगर अपोज कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा कैसा आएगा, माइनस का आ जाएगा। कैसा आएगा, माइनस का आ जाएगा। और अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसमें, कॉइल में, तो यही एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ये हो जाता है आपका किसके लिए, ईएमएफ के लिए। ठीक है, ये फैराडे के सेकंड लॉ से आपको कैलकुलेशन मिलती है, जिसमें हमें पता चलता है कि E जो हमारा है वो किसके बराबर है, डी फाई अपॉन डी टी के है, यानी कि टाइम रेट चेंज के बराबर है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गई होंगी चीज सारी। ठीक है भाई, चलो अब जरा आगे बात कर लेते हैं आपसे कि मोशनल ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ को प्रोड्यूस करने का एक तरीका जो हमारे पास है वो क्या है, मोशनल ईएमएफ के रूप में उसे पढ़ते हैं हम, या बोल सकते हैं कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। और इसी टॉपिक के साथ में क्लास को एंड भी करेंगे। तो भाई मोशनल ईएमएफ या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो मोशनल में क्या है कि कंडक्टर की लेंथ को चेंज करने की वजह से, क्योंकि हमें मालूम है फ्लक्स में जो चेंज हो सकता है, फ्लक्स में कितने तरीके चेंज हो सकता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाए तो फ्लक्स में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आ जाए तो चेंज आ जाएगा फ्लक्स में, और एंगल में चेंज आने से भी क्या होगा, फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, बी ए कॉस थीटा है। तो यहां पर हमने मान लिया कि एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है और इसमें ये एक वायर को हमने टच किया हुआ है जो फ्री टू मूव है, और इसको हम मूव करा रहे हैं, मान लेते हैं इनसाइड मूव करा रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमने मान लिया x है, और इस वायर की लेंथ मान ली हमने कि वो l है। ठीक है, अब हमने माना कि इसको हमने थोड़ा सा मूव कराया, थोड़ा सा मूव करा के हमने इसको यहां तक पहुंचा दिया, यहां तक पहुंचाया इस तरीके से कि ये छोटा सा जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया dx है। ठीक है, छोटा सा हमारा क्या है, dx है। अब जरा यहां देखो कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपका, बी ए, ठीक है, कॉस थीटा होता है। अब यहां पर जो हमारा थीटा है वो हमने मान लिया 0 है, अपोजिट जा रहा मान लो 180 है, तो माइनस का आना है वैसे भी, तो माइनस का ही लगा दिया, हमारा क्या आ गया यहां पर, बी ए आ गया। ठीक है, क्या आ गया, बी ए आ गया, अपोजिट मूव कर रहा है, हमने मान लिया माइनस का, क्योंकि 180 हमने वहां पर लगा दिया। अब यहां पर E इज इक्वल टू हमारा सबको मालूम क्या होता है भाई, डी फाई अपॉन डी टी होता है, वो भी कैसा होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो अब जरा यहां देखो, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ किसका हो जाएगा भाई आपका, बी ए। ठीक है, अब यहां पर एरिया आप कैसे निकालोगे इसका, तो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो क्या आ जाएगा, बी हमने बाहर निकाला। ठीक है, और यहां पर एक माइनस का साइन है तो माइनस यहां लगा दो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे यहां पर, तो ये माइनस तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर, बी इंटू में आपका हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज को कि E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B। अब डी ए की वैल्यू क्या लेंगे हम, ए की वैल्यू हम लेंगे L इंटू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा आपका डी टी। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका एरिया, L इंटू एक्स। अब क्या इसमें L चेंज कर रहे हैं हम, तो आंसर है नहीं कर रहे हैं, हम तो x को चेंज कर रहे हैं, और x में भी कितना चेंज आ गया भाई, dx आ रहा है तो x में चेंज आ रहा है, तो जरा इसी को पकड़ते हैं यहां से। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बी एल इंटू में हो जाएगा dx अपॉन dt। तो E इक्वल टू एल। अब ये dx अपॉन dt हमें क्या मालूम पड़ रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है। तो इस कंडीशन में जब मोशनल ईएमएफ की बात आती है, यानी कि मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से जब ईएमएफ प्रोड्यूस की बात आती है, तो वहां पर ईएमएफ डिपेंड किस पे करता है, ना वो करंट पे करता है,
ठीक है ना, वो एरिया पे करता है, वो किस पे करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे करता है और वेलोसिटी पे करता है। इन टर्म्स पे ये डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोशनल ईएमएफ तक। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट में हमसे पूछ सकता है। वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर कर देना बच्चे, और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर से कर देना। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे जिसमें आपके अगले टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे। तो मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।